वो कभी जुर्म की दुनिया का शहंशाह रहा, लेकिन राजनीति में आए तो ऐसा खेल खेला कि बड़े बड़ों को मात दे दी। उत्तर प्रदेश गंवा रहा है कई ऐसे बाहुबली नेताओं का जिनका नाता जितना राजनीति से रहा उतना ही अपराध से भी। ये बात दूसरी है कि अपराध साबित हुआ या नहीं, वो जेल में है और बाहर, लेकिन ऐसे नेताओं पर हत्या, लूटपाट, किडनैपिंग जैसे बड़े बड़े आरोप लगते ही रहे। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। बांदा जिले में तबीयत बिगड़ने के बाद उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। लंबा चौड़ा कद, रोवेली मूछें, दमदार आवाज। उत्तर प्रदेश के इस बाहुबली नेता को राजनीति में कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश मऊ से लगातार 5 बार विधानसभा सीट जीत चुके बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी किसी न किसी खबर का हिस्सा होते ही हैं। वो जेल में रहे या जेल से बाहर, वक्त वक्त पर इस बाहुबली नेता की खबरें सुर्खियां बटोर ही लेती हैं। पिछले 13 सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर 40 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर खबरें तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको इस बाहुबली के उन पहलुओं से रूबरू करवाएंगे जो उनके राजनीतिक कैरियर से तो जुड़े ही होंगे, साथ ही उनकी पर्सनल जिंदगी से भी ताल्लुक रखते हैं। हम आपको बताएंगे जुर्म की दुनिया के इस बेताज बादशाह को क्या है पसंद और क्या पसंद नहीं है, कैसे बीता इस बाहुबली का बचपन और कैसे मुख्तार अंसारी ने रखा अपराध की दुनिया में पहला कदम। मुख्तार अंसारी, जो बेशक पूर्वांचल के माफिया डॉन के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका परिवार का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बेहद सम्मानित परिवार में हुआ। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1926 से 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर अंसारी गांधी जी से बेहद प्रभावित थे और गांधी जी के काफ़ी करीबी भी माने जाते थे। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर दिल्ली में एक सड़क का नाम भी रखा गया था। मुख्तार अंसारी का परिवार पूर्वांचल में हमेशा से सिर्फ बड़ा रुतबा ही नहीं रखता आया, बल्कि जनता के बीच उनका खासा सम्मान भी रहा है। खानदान की इस विरासत को मुख्तार के पिता सुभान उल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभान उल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया। इतना ही नहीं, भारत के पिछले राष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। अगर बात करें मुख्तार अंसारी के ननिहाल की, तो वो भी काफ़ी ऊंचा और इज्जतदार घराना माना जाता है। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान आर्मी में थे। उन्हें उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने 1947 की जंग में भारत को नवसेरा में जीत दिलाई थी। वो इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे और उनकी शहादत के बाद ही उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने गौरवशाली परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद क्यों मुख्तार अंसारी जुर्म की दुनिया में पहुंच गया। क्या वजह थी कि एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता, एक बेहद सम्मानित आर्मी ऑफिसर का नाती का नाम हमेशा जुर्म के काली किताब में दर्ज रहा। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतने बड़े परिवार से आने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने चुना माफिया डॉन बनना। मुख्तार अंसारी का बचपन भी बेहद अच्छे माहौल में बीता। उन्हें अपनी शुरुआती पढ़ाई यूसुफपुर गांव में पूरी की। उसके बाद उन्होंने गाजीपुर कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। स्कूल और कॉलेज के दौरान वो अक्सर खेलों में हिस्सा लेता था। कहते हैं मुख्तार अंसारी को क्रिकेट और फुटबॉल में खासी दिलचस्पी थी। 1989 में अफसा अंसारी से मुख्तार अंसारी की शादी हुई। दोनों के 2 बेटे हैं।
मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे राजनीति में ही हैं, जबकि छोटा बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल प्लेयर हैं और कई बार उन्होंने पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। लेकिन अब वो भी पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इतने पढ़े लिखे और इतने इज्जतदार परिवार से होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने खुद के लिए अपराध की दुनिया को चुना। 1988 में पहली बार उसका नाम किसी आपराधिक मामले से जुड़ा। 1988 में ही मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या के मामले में सामने आया। मुख्तार अंसारी पर मंडी परिषद के ठेके के मामले में एक लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या के आरोप लगे। इतना ही नहीं, इसी दौरान पुलिस से बचते हुए एक कांस्टेबल की हत्या के आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगे, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इसके बाद तो जैसे आए दिन मुख्तार अंसारी के अपराध से जुड़ने की खबरें आने लगी। पूर्वांचल अपराधियों का गढ़ माना जाता है और 90 के दशक में इस फहरिस्त में मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल हो गया। उन दिनों ये इलाका दो गैंग में बट गया। एक था मुख्तार अंसारी का गैंग और दूसरा ब्रजेश सिंह का गैंग। ब्रजेश सिंह को एक और माफिया त्रिभुवन सिंह का भी साथ मिल रहा था। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। जमीनी ठेकों को लेकर अक्सर दोनों के गैंग में कई सालों तक खूनी खेल चलता रहा। 2001 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला भी कर दिया। बाद में इस मामले में ब्रजेश सिंह को 12 साल तक जेल में रहना पड़ा। इस मामले में इसी साल ब्रजेश सिंह को जेल से सशर्त जमानत देकर रिहा किया गया है। गाजीपुर, मऊ, बनारस इन सभी इलाकों में मुख्तार ने अपना दबदबा कायम कर लिया। कुछ ही सालों में उनका गैंग काफ़ी मजबूत हो गया। कहा जाता है एक तरफ मुख्तार अंसारी अंडरग्राउंड होकर काले कामों से ज़बरदस्त पैसा बना रहे थे। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा था, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की थी। मगर ये रॉबिन हुड अगर अमीरों से पैसा लूटता था तो गरीबों में भी बांटता था। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बेतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफ़ी काम किया था। सड़कों, पुल, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर यह रॉबिन हुड अपनी विधायकी निधि से 20 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करता था। मुख्तार अंसारी ने राजनीति में आने का मन बना लिया था। अंसारी परिवार पूर्वांचल में अच्छा खासा रुतबा रखता ही था और साथ ही मुख्तार अंसारी ने भी गरीब लोगों के बीच अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बना ली थी। 1996 में बीएसपी की तरफ से मऊ सीट से मुख्तार अंसारी ने विधानसभा चुनाव लड़ा। अंसारी ने इस चुनाव में जीत दर्ज की और इस तरफ पूर्वांचल का ये भूमाफिया अपराध की दुनिया से राजनीति में प्रवेश कर चुका था। मुख्तार अंसारी हर बार मऊ सीट से ही चुनाव लड़ता था और यहाँ से 5 बार लगातार विधायक चुना गया। 2002 और 2007 में मुख्तार अंसारी ने मऊ से ही निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसमें भी जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते भी। विधानसभा की सीट वो जीत ही रहे थे। 2009 में बीएसपी से ही मुख्तार ने लोकसभा वाराणसी सीट पर अपनी किस्मत आजमाने की सोची, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो हार गया। 2012 में मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल के नाम से एक नई पार्टी बनाई और इस पार्टी से उसने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2017 में एक बार फिर मुख्तार अंसारी ने बीएसपी का रुख किया और मऊ से विधायक चुना। 1996 में बेशक मुख्तार अंसारी राजनीति में आ गया, लेकिन अपराध से उसका नाता नहीं तोड़ा। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा
सबसे खरा चेहरा बना दिया और हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरी होती चली गई। मुख्तार अंसारी पर राजनीति में आने के बाद भी कई मामले दर्ज होते रहे। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ और वो साल था 2002 जिसने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दरअसल यह किस्सा शुरू हुआ मुस्तफा सीट से। यह सीट 1985 से अंसारी परिवार के पास रही। उस वक्त मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे। यहां से कृष्णानंद भी चुनाव लड़ रहे थे। कृष्णानंद ने मुख्तार अंसारी के भाई को वो उस सीट से हरा दिया। कहते हैं ये बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी और कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 2005 में मऊ में हिंसा भड़की और हिंसा भड़कने के आरोप लगे मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी ने इस मामले में गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मुख्तार अंसारी जेल में थे, लेकिन बाहर एक ऐसा खेल खेला गया जिसका आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे। तभी उनकी गाड़ी पर चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमला ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई और कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए। कहा जाता है कि जेल में रहकर ही मुख्तार अंसारी ने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीक उर रहमान की मदद से कृष्णानंद की हत्या करवाई। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को दी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से यह मामला नतीजे पर ना पहुंच सका। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। तो गवाहों का अकाल पड़ने से मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया। मुख्तार भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। लेकिन योगी सरकार आने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए थे। मुख्तार अंसारी 2005 के बाद से ही अलग अलग जेलों में बंद है। पहले उसे गाजीपुर जेल में रखा गया, उसके बाद मथुरा, आगरा, बांदा, कई जेलों में सालों से वो बंद है। लेकिन बावजूद इसके पूर्वांचल में उसका दबदबा कायम रहा। एक मामले की सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल भेजा गया था। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर वो कुछ समय तक पंजाब की रोपड़ जेल में भी रहा। रोपड़ जेल में तो मुख्तार अंसारी को VIP ट्रीटमेंट देने की खबरें भी सामने आई थी। कहा जा रहा था कि खुद कई जेल अधिकारी मुख्तार अंसारी की तीमारदारी में लगे हुए थे। यूपी में बीजेपी सरकार बन जाने के बाद मुख्तार वापस नहीं आना चाहता था। उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों के बीच खींचातान चली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का आदेश दिया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया। मुख्तार जिस भी जेल में रहा, राजनीति की बिसात वहीं से बिछाता रहा। वो जेल से ही पूर्वांचल की राजनीति में अपना खेल खेलता रहा। अपने बेटे और भाई दोनों को सीट दिलवाने में मुख्तार अंसारी का ही हाथ है। हालांकि पिछले कुछ सालों से जब से बीजेपी सरकार आई, मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती नजर आईं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी और उनके पूरे गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उनकी करोड़ों की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया, जबकि इस गैंग के कई गुर्गों को अलग अलग आरोप में जेल में बंद हैं।
मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी और बहनोई एजाजुल की अवैध संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। अफजल अंसारी और एजाजुल पर भी 2007 में ही कृष्णन राय हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार अंसारी को जल्द सजा दिलाने की थी। योगी सरकार अब तक अंसारी और उनके गैंग की सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त कर चुकी है। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक करीब 100 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी योगी सरकार के निशाने पर था। तो ये थी मुख्तार अंसारी की कहानी। और भी मुख्तार अंसारी के बहुत से किस्से हैं। हम एक इस कहानी में सारे किस्से नहीं कवर कर सकते, इसलिए आगे की कहानी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हम आगे एक और कहानी लेकर आएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुख्तार अंसारी की और भी जो कहानियाँ हैं उनके लिए भी हम एक कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।